हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही सेशन है जो एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। अब तक इस श्रृंखला में आप तक कुल 29 एपिसोड, जिसमें कि प्रत्येक एपिसोड में कम से कम 15 क्वेश्चन होते हैं, का आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन सहित पहुंचाया जा चुका है। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं एक नए सेट, उसमें मौजूद ग्रामेटिकल नॉर्म्स की जानकारी को लेकर के। सेट 30 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, साथ ही ये आपके साथ बताएंगे कि आपको कि उसमें कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। अब तक जितने भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स आप तक पहुंचाए गए हैं, जो कि आपको सिखाने की कोशिश मैंने की है, उम्मीद करता हूं कि आपने उसे नोट डाउन किया होगा और उसके दम पर, इस 29 सेट की प्रैक्टिस के दम पर आप में वो सक्षमता, वो भरोसा, एक विश्वास जाग गया होगा। आपको ये महसूस होता होगा कि अब मैं एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को जरूर देख सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है। और अगर ऐसा है तो ये लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स की सफलता है और मैं अपने आप को काफी खुशनसीब समझूंगा कि मैं आपकी एक परेशानी को अंशतः या पूर्णतः किसी भी प्रकार से कम कर पाने में सफल हुआ। यह श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी। आजकल इस एपिसोड जो कि मैं लेकर के आता हूं, इन दिनों एपिसोड के अंत में कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास 2016 तक के बैंकिंग जो कि एग्जामिनेशन आयोजित की गई उसके क्वेश्चन अवेलेबल थे। मैंने उसे सेट में रूपांतरित करवा के आप तक पहुंचा दिया। मैं यहां से पिछले दिन अपील किया था, वैसे बहुत सारे बच्चे उस अपील तक पहुंचते नहीं है, इसलिए आप सब में से किसी का जवाब आया नहीं है। मुझे यह भली भांति समझ में आता है कि जो आप अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो ये समझदारी उस दिन हटेगी जिस दिन आपके एग्जामिनेशन में आपको क्रॉस लगेगा। खैर, मैं ऊपर वाले से हमेशा ये प्रार्थना करूंगा कि आपको बिना पढ़े सफलता मिल जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि आपको मेहनत करना पड़े? बहरहाल, जिंदगी का सच यही है कि पढ़ना चाहिए। आप में स्थिरता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और सिलसिलेवार तरीके से चीजों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, ये आप बखूबी समझते हैं। तो मैंने उसमें यह अपील की थी कि अगर आपके पास 2017, 2018, 2019 में जो डिफरेंट बैंकिंग परीक्षाएं आयोजित की गई उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो क्वेश्चन का सेट, एग्जामिनेशन की जो तारीख जिस दिन आयोजित की गई उसके साथ वो आपके पास अवेलेबल होगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है learnenglishwithoutrules@gmail.com। जो इस चैनल का नाम है उसके आगे @gmail.com लगाएंगे, आप मुझे मेल करेंगे। जब ये मेल मुझे मिलेगा या मैं खुद प्रयासरत हूं कि मुझे कोई ऐसे सोर्स मिल जाए जहां से कि एक सिलसिलेवार तरीके से मुझे क्वेश्चन उपलब्ध हो सके, तो उसके बाद मैं आपको जो अभी 43 या 44 सेट मैंने उपलब्ध कराए हैं, उसके बाद 45वां 46वां आपको उपलब्ध करा पाऊंगा। बहरहाल, इन दिनों वॉइस भी अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम उसके लिए भी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। वो क्वेश्चन भी एरर स्पॉटिंग की कराएंगे, तो वो भी आपको मिलेगा जरूर। बनाते रहिए, वॉइस की प्रैक्टिस करते रहिए। अभी उसमें एरर स्पॉटिंग सिखाए नहीं है, कुछ और चीजें हैं, स्टैटिव पैसिव है और सारी बातें वहां पर करनी है, तो उसको करेंगे और फिर उसके बाद एरर स्पॉटिंग भी वॉइस की सीखेंगे। बहरहाल, आज हम यहां पर सेट 30 के सभी क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को नहीं बनाया है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए, बनाइए और फिर मेरे साथ आइए। देखिए कि आपके किस किस क्वेश्चन का आंसर गलत है और कौन कौन सा आपका सही हुआ, और गलती हुई तो किस वजह से हुई, तभी आप इसे सीख पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए आंसर सेट, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 30 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। चले देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 30 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ बगल में दिखेगा। एक एक करके एक्सप्लेनेशन, आंसर हम बताते जाएंगे। आपको मेरे द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन या किसी आंसर में कोई भी बात, कोई दुविधा रह जाती है तो आप उसे नीचे लिखें जरूर, क्योंकि दुविधा के साथ आगे बढ़ना खतरनाक होगा आपके लिए। इससे पहले हमने 438 क्वेश्चन कराए हैं, दैट मींस कि 400 के पड़ाव में हैं। आज का जो सेट है इलाहाबाद बैंक पीओ, पहला क्वेश्चन जो है वो है 439वां। चलिए, कह रहा है
A new study found that while weight loss via surgery may improve knee pain, in obese patients there may be permanent damage to the knee from being severe overweight. यहां पर जो ओवरवेट है ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है और इसके पहले सिवर नहीं सिवरली का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है तो उसको आप एडवर्ब से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है तो उसको आप एडजेक्टिव से क्वालिफाई करते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इतने दिनों से बता चुका हूं। ओवरवेट जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसीलिए इसमें सिवर की जगह सिवरली का प्रयोग होगा और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। इसलिए जो 439वां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी। हमने यहां पर क्या किया, कुछ नहीं, क्वेश्चन के हर एक हिस्से को पढ़ेंगे। अ न्यू स्टडी फाउंड, B2 है, that while weight loss via surgery may improve knee pain, संभावना है, ठीक है। कह रहा है कि in obese patient there may be permanent damage to the knee from being severely overweight, और इसीलिए यहां पर severely होगा, severe को हटा देंगे और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए 40वां क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल ट्रैफिक पुलिस हैव चॉक्ड आउट डाइवर्जन प्लान। क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल ट्रैफिक पुलिस हैव चॉक्ड आउट डाइवर्जन प्लान। इसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ए में, बी में, सी में, सारे के सारे ऑप्शन। इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल ट्रैफिक पुलिस, पुलिस प्लूरल, हैव के बाद V3 चॉक्ड आउट डाइवर्जन प्लान, और इसीलिए 40वें का जो आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। मैं समझता हूं कि अब आपको थोड़ी बहुत आसानी होती होगी ये समझ पाने में कि हाँ भाई इसमें कोई भी गलत नहीं है, ना ए गलत है, ना बी गलत है, ना सी गलत है, ना डी गलत है, इसलिए आप हिम्मत करके ई बनाते होंगे और अब आपका सही भी होता होगा। ये प्रयास जरूर करनी चाहिए, अपनी समझदारी का उपयोग कीजिए। आपको जब लगे कि आपके ज्ञान के हिसाब से दिया गया स्टेटमेंट सही है तो नो एरर भी ट्राई करना चाहिए। चलिए यहां पर 41वां सवाल देखा जाए। 41वें सवाल में कह रहा है कि वाई विद अ व्यू टू, अब देखिए विद अ व्यू टू ये फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है, व्यू से बना हुआ फ्रेज है और इसके बाद वर्ब 1 प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इसके साथ इस्तेमाल हुआ है टू। चूंकि ये इन्फिनेटिव का पैकेज नहीं है, हमने अक्सर ये देखा है कि जहां पर हम ये देखते हैं कि टू लगा हुआ है तो उसके साथ हम V1 लगाते हैं। टू V1 के साथ कब आता है, जैसे देखिएगा ही इसको इस एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, इज अबाउट टू गो। अब देखिए ये है प्रपोजिशन, लेकिन ये इन्फिनेटिव का पैकेज है टू प्लस V1, इसमें ये प्रपोजिशन की तरह यूज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि टू जब प्रपोजिशन की तरह इस्तेमाल होगा तो उसके साथ हम चूंकि प्रपोजिशन के बाद नाउन लगाते हैं तो वर्ब 1 प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां पर ये इधर की तरफ आया है तो ये एक प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है। ये इसके साथ नहीं जुड़ रहा है कि टू प्लस, यहां देखिए ये प्रपोजिशन है, ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, टू प्लस V1 इन्फिनेटिव नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। टू जो है वो आप इस बात को गौर से सुनिए और समझिएगा कि जब वो टू प्लस V1 एक पैकेट है, पूरा एक पैकेज, तब उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं और वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर आप देखो कि ये टू पैकेट है, इसके साथ ये इन्फिनेटिव है, बट प्रपोजिशन मुझे लगाना पड़ा तो मैंने एक अलग से अबाउट प्रपोजिशन वहां पर लगाया है। बट यहां पर जो देखिए कि इसके लिए यही प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है और इसीलिए जो है हम क्या कहते हैं यहां वर्ब 1 प्लस आईएनजी, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हम हमेशा जो है नाउन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम वर्बियल नाउन जिसको क्या जेरंड कहते हैं हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं आफ्टर स्टेइंग। तो इस तरीके से कई बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। इसका मतलब होता है इन ऑर्डर टू, सिंपल सी बात है कि इन ऑर्डर टू के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। विद अ व्यू टू मैंने कहा कि व्यू का ये फ्रेज है, विद द होप कहते हैं, इंटेंशन ऑफ कहते हैं, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो है लिखा हुआ है टू अवॉइड। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा देख करके कि ये तो ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे
तो विद अ व्यू टू अवॉइड जब आप करते हैं तो ये तो एक साथ आ गया ना 2 + v1, तब तो ये गड़बड़ी हो गई। जबकि पूरा फ्रेज क्या है, पूरा फ्रेज मेरा है विद अ व्यू टू। ये इन्फिनेटिव के पैकेज में टू जुड़ ही नहीं रहा है कि इसके साथ हम v1 लगाएंगे, तो इसीलिए यहां पर जो अवॉइड लगा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, अवॉइडिंग में चेंज करेंगे और तब जाकर के ये सेंटेंस मेरा सही होगा। और इसीलिए जो 41वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बात यहां ध्यान रखने वाली ये है कि अगर टू का प्रयोग प्रेपोजिशन की तरह हो रहा है तो उसके साथ वैसा ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जैसा हम नॉर्मल प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर टू इन्फिनेटिव के पैकेज में आ रहा है तो उसके साथ v1 का प्रयोग करेंगे, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया भी। अगर हम ऐसा करें तो ये इन्फिनेटिव की तरह दिख रहा है बट ये फ्रेज इनकंप्लीट हो जाएगा। फ्रेज मेरा पूरा है विद अ व्यू टू और उसमें टू प्रेपोजिशन की तरह आ रहा है, तो इसीलिए वो 1 + ing और इसीलिए 41वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हां, एक और जानकारी यहां पर है कि 41वां में, चलिए एक तो ये आंसर हो गया, वैसे इसमें मल्टीपल एरर्स है, एक से ज्यादा एरर है, इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद आगे जब पढ़ेंगे कि द एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिप्लॉयड एडिशनल फोर्स, पुलिस फोर्स इन द विलेज, नॉट ऑन द विलेज, क्या हो जाएगा इन द विलेज, इन द विलेज। तो यहां जो लिखा हुआ है ना ऑन द विलेज, वो ऑन गलत है, इसकी जगह पर इन द विलेज होगा। दूसरी गलती यहां पर है तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। ठीक है, ए तो है ही, ए बिल्कुल वहां पर जो है अवॉइडिंग होगा कि विद अ व्यू टू अवॉइडिंग अनदर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिप्लॉयड एडिशनल पुलिस फोर्स इन द विलेज व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पुलिस ऑफिशियल्स इज। अब एज वेल एज के साथ एक बात आप जानिए, ये चीज ध्यान रखिएगा और इसको ध्यान से पढ़िए, ये नई जानकारी है कि एज वेल एज में, ऐसे मैं इसको बता चुका हूं कि जब मैंने एंड और एज वेल एज की बात बताई थी तो मैंने कहा था कि एंड से जब हम जोड़ते हैं तो उसमें दोनों को बराबर वैल्यू देते हैं और इसीलिए एक और एक मिलकर 2 हो जाता है और इसीलिए एंड के साथ जो है हमेशा प्लूरल यूज होता है। लेकिन एज वेल एज के साथ मैंने कहा था कि अगर हमने ए लिखा है और अगर हमने यहां पर बी लिखा है तो मेरा जो फॉलो करेगा वो ए के हिसाब से फॉलो करेगा, मतलब है कि पहले के हिसाब से फॉलो करेगा। मैंने कहा था यू एज वेल एज आई आर, हम इसके हिसाब से करते हैं। सिंपल सा, आप इसको ध्यान रखेंगे कि यहां जब हम लिखेंगे तो यू के हिसाब से हम आर लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि एज वेल एज से अगर 2 नाउन या प्रोनाउन ऐड किया जाता है, उसमें जो आगे हम ऐड करते हैं, चाहे वर्ब यूज करें या प्रोनाउन वगैरह यूज करें, एडजेक्टिव वगैरह यूज करें, तो हम पहले वाले के हिसाब से करेंगे। तो यहां क्या लिखा हुआ है, द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पुलिस ऑफिशियल्स, तो पुलिस ऑफिशियल्स के हिसाब से होगा नहीं, इसलिए आर यहां पर गलत है और इसीलिए डी वाले हिस्से में भी गड़बड़ी है कि हम क्या करेंगे कि वहां जो लिखा हुआ है आर मॉनिटरिंग, वहां पर हो जाएगा इज मॉनिटरिंग। तो 41वें नंबर में मल्टीपल एरर्स जो है, एरर है, कई सारे एरर्स वहां पर हैं। पहले वाले में विद अ व्यू टू इज अ कंप्लीट फ्रेज, दैट्स व्हाई वो 1 + ing अवॉइडिंग। सी वाले में ऑन द विलेज नहीं, इन द विलेज, और डी वाले में इज मॉनिटरिंग, क्योंकि एज वेल एज से जुड़े हुए 2 नाउन प्रोनाउन में पहला वाला ऑपरेशनल होता है, पहले वाले के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहां पर ऑफिशियल्स को देखकर आर नहीं लगाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इज का प्रयोग होगा। चलिए 42वां नंबर देखा जाए, कह रहा है our country can contribute to the mitigation of global warming by protecting forests and starting at afforestation program, नहीं, starting an afforestation program, n लगेगा यहां पर, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग यहां पर बिल्कुल गलत है, स्टार्टिंग एन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। तो आवर कंट्री can contribute to the mitigation of global warming by protecting forests and starting an afforestation program। यहां पर जो एट लिखा हुआ है ये संदर्भ के हिसाब से बिल्कुल अनुचित है और इसीलिए जो 42वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। हम क्या करेंगे, एट को रिप्लेस करेंगे एन से। आपको पता ही है कि हम जब वोवेल साउंड वाले शब्द आते हैं तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड वाले के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, है ना, वोवेल साउंड वाले के पहले एन का प्रयोग करते हैं। चले 43वां देखा जाए,
43 में कह रहा है द टास्क फॉर ensuring employment for the labor force has been a persistent concern throughout India's post-independence development. कह रहा है the task for ensuring employment. अब देखिए कि टास्क एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करने की बात कह रहा है, टास्क द टास्क ऑफ इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट, फॉर यहां पर बिल्कुल गलत है, द टास्क ऑफ किस चीज का टास्क है, का के सेंस में यहां पर आ रहा है टू इंडिकेट रिलेशन, तो यहां पर क्या करेंगे ऑफ का प्रयोग करेंगे, यहां जो फॉर का प्रयोग है वो गलत है, उसकी जगह पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे और इसीलिए हो जाएगा द टास्क ऑफ इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द लेबर फोर्स हैज बीन अ पर्सिस्टेंट कंसर्न थ्रू आउट इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा और इसीलिए जो 43 में का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसमें क्या करेंगे, गलत तरीके से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, फॉर का कह रहा है टास्क ऑफ, जो टास्क है किसी चीज का उसकी बात यहां पर कह रहे हैं, इसलिए फॉर का प्रयोग गलत है, फॉर नहीं होगा, उसको हटा देंगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 44वें सवाल में कह रहा है साइकोलॉजिस्ट हैव बीन documenting the emotional and physical effect of negative political advertisements. Psychologist प्लूरल है, हैव लगा हुआ है, बिन डॉक्यूमेंटिंग, बिन के बाद जो है लगाते हैं चौथा फॉर्म परफेक्ट कंटीन्यूअस में, डॉक्यूमेंटिंग द इमोशनल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स। इसमें ए बी सी और डी कहीं पर भी कोई गलती नहीं है और इसीलिए जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, दिस वन इज नो एरर, कोई भी गलती यहां पर नहीं है। चलिए 45वां देखा जाए कि इंडियाज एफर्ट्स दैट एम्ड एट कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीज, इंडियाज एफर्ट्स, अब एफर्ट्स के बाद दैट लगा हुआ है तो एफर्ट्स के बारे में आगे डिटेल है। एफर्ट्स क्या है कि एम्ड एट कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीज, तो जब ये आया तो हम उसके हिसाब से नहीं, वो उसका डिटेल है, मतलब जो इंडिया का एफर्ट है उसकी बात कर रहे हो, तो यहां पर लगा हुआ एफर्ट्स, तो इसीलिए उसके हिसाब से क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे, है ना। इंडियाज एफर्ट्स, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई इन्फेक्शियस डिजीज है तो यहां इज होना चाहिए, नहीं, दैट से उसके डिटेल को वहां पर ऐड किया गया है कि इंडियाज एफर्ट्स, अब वो उसके बारे में कह रहा है कि दैट एम्ड एट कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीज, तो इसलिए वो मेरा सब्जेक्ट मेरा क्या है, इंडियाज एफर्ट्स आर लाइकली टू सो, और तब जाकर के ये सही होगा। इसलिए 45वां नंबर जो है उसमें हम क्या करेंगे, यहां पर सी में इज को हटा देंगे और उसकी जगह पर आर लगाएंगे और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो है इंडियाज एफर्ट्स आर लाइकली टू सो ओनली पार्शियल सक्सेस, तो यहां पर इंडियाज एफर्ट्स की बात कर रहे हैं। कई सर दैट के बाद जो लिखा हुआ है वो एफर्ट क्या है उसकी बात दैट से जोड़ी गई है, तो इसलिए हमने इंडियाज एफर्ट्स जो कि मेरा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से इज नहीं आर लगेगा। चलिए 46वां सवाल देखा जाए, 46 कह रहा है द मैगजीन इंडस्ट्री इन इंडिया हैज बीन गोइंग फ्रॉम, देखिए यहां पर गोइंग फ्रॉम नहीं, गो थ्रू, इसका मतलब होता है गुजरना, फेस करना, है ना, फेसिंग होता है, गुजरना होता है, उस दौर से गुजरना या उस दौर को बर्दाश्त करना, इस सेंस में हम गो थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। गोइंग फ्रॉम यहां पर सही नहीं है संदर्भ के हिसाब से। द मैगजीन इंडस्ट्री इन इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू कंफ्यूजिंग टाइम्स, तब जाकर के बिल्कुल सही होगा कि अगर आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो वहां पर आप कह सकते हैं गोइंग थ्रू के सेंस में यूज कर सकते हैं, सहने के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस करने के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। गो थ्रू का ध्यान रखिएगा, गुजरना, सहना, बर्दाश्त करना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर जो फ्रॉम है उसका प्रयोग गलत है, उसे हम हटा देंगे और इसीलिए वहां पर जो एरर हो जाएगा, फ्रॉम चूंकि गलत प्रयोग है, गो थ्रू होता है, उसका मतलब गुजरना और फेस करना होता है, इसलिए जो 46वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। हम क्या करेंगे, फ्रॉम को हटा करके थ्रू लगाएंगे, गोइंग थ्रू। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 47वें सवाल में कह रहा है द फास्ट पेस ऑफ प्रोग्रेस ऑन बेसिक एजुकेशन, नहीं इन बेसिक एजुकेशन, जो कह रहा है द फास्ट पेस, बहुत आसान सा है, ये सब सारी चीजें जो है ना वो व्यवहारिकता पर अब आपके लिए ज्यादा जो है वो
निर्भर करती है कि आप इसको अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है, फास्ट पेस ऑफ प्रोग्रेस किस चीज में भाई, तो इन बेसिक एजुकेशन। और ये जब आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते हैं तो ये आइडिया आपके अंदर जनरेट हो जाता है। सेंटेंसेस को पढ़ने के दौरान जो प्रीपोजिशन आपके सामने से गुजरता है, जो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन आप देखते हैं, तो एक आपको लगता है, आपको ये महसूस होने लगता है कि नहीं यहां पर ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है कि द फास्ट पेस ऑफ प्रोग्रेस ऑन बेसिक एजुकेशन, नहीं इन बेसिक एजुकेशन, बड़ा ही नॉर्मल सा है। चलिए इन नहीं भी समझ में आए, लेकिन ये समझ में जरूर आता है कि ऑन बेसिक एजुकेशन तो बिल्कुल गड़बड़ है। इसीलिए जो यहां पर 47वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए 48वां देखा जाए। 48वें सवाल में कह रहा है टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे फिल्म्स आर, और अब देखिए कि जब भी यहां लगा हुआ है फिल्म्स और उसके बाद लगा हुआ है आर, तो इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद हो सकता है वर्ब 1 प्लस ING, और नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल कब लगाते हैं भाई, फिल्म खुद से स्क्रीन थोड़ी होता है, उसको किया जाता है। तो चूंकि पैसिव में है, ऑब्जेक्ट हमने पहले लिखा है कि टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है कि इसके बाद V4 लगाया कि टेक्नोलॉजी जो है तरीके को ट्रांसफॉर्म कर रही है। फिल्म्स आर स्क्रीन्ड, तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें क्या करेंगे, हम ED लगा देंगे C में कि फिल्म्स आर स्क्रीनिंग लिख सकते हैं, बट फिल्म खुद ही स्क्रीन नहीं होता है, वो किया जाता है। तो फिल्म्स आर स्क्रीन्ड वो ज्यादा अच्छा लगेगा वहां पर और बेहतर तरीके से मीनिंग को एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि ये फिल्म्स ऑब्जेक्ट है ना। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ED लगाएंगे और 48वें का हो जाएगा C। और ये पैसिव का पैटर्न है, इन दिनों मैं पैसिव बता भी रहा हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए एक्टिव पैसिव के, वहां देखिए। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 49वें सवाल में क्या कह रहा है, देखिए कि वन नीड्स टू सेट गोल्स एट डिफरिंग स्टेजेस, नहीं डिफरेंट स्टेजेस, एट डिफरेंट स्टेजेस, है ना, कि वन नीड्स टू सेट गोल्स एट डिफरिंग स्टेजेस। नहीं, बहुत कॉमन सा है, व्यवहारिकता पर है। मैं यहां पर कोई भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स कुछ भी चर्चा करके आपको फंसाऊंगा नहीं कि ये है, ये है, ऐसे लगाते हैं, नहीं। आप क्या कहते हैं, डिफरेंट स्टेजेस, है ना, बिल्कुल। तो यहां पर डिफरिंग बिल्कुल नहीं है, ये आप आसानी से समझ गए कि वन नीड्स टू सेट, क्योंकि वन सिंगुलर है, नीड्स लगा हुआ है, 2 + P1 है, गोल्स एट डिफरेंट स्टेजेस, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। इसलिए 49वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। यहां जो डिफरिंग लिखा हुआ है इसको आप डिफरेंट में चेंज कर देंगे और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसीलिए 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। बहुत गर्मी है भाई। चलिए 50वां सवाल देखा जाए। 50th कह रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑफन रिक्वायर, अब देखिए डिजीजेस है तो रिक्वायर्स नहीं, रिक्वायर सही लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म एंड एक्सपेंसिव इंटरवेंशंस व्हिच पुअर पीपल कांट अफोर्ड, और बिल्कुल यहां पर कहीं पे भी गड़बड़ी नहीं है, आप पढ़ के देखिए। कह रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, प्लूरल है, ऑफन रिक्वायर, प्लूरल। चलिए लॉन्ग टर्म एंड एक्सपेंसिव इंटरवेंशंस, बिल्कुल यहां पर सही है, व्हिच पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड, और इसीलिए 50वें का जो आंसर है नो एरर एंड द ऑप्शन इज E। कोई भी गलती यहां पर नहीं है। अगला सवाल देखें। चलिए 51वां देखते हैं। कह रहा है अ लीडर इज अ ग्रुप मेंबर, अब एक इंसान की बात कर रहे हैं, व्हिच का प्रयोग नहीं करेंगे ना, मैंने आपको पहले कहा था हु फॉर पर्सन, व्हिच फॉर नॉन लिविंग एंड दैट फॉर बोथ, बताया था ना, ये कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो यहां जो व्हिच का प्रयोग है 51वें में ए में गलत है, इसको हटा देंगे, उसकी जगह लगाएंगे हु, आंसर हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग फॉर पर्सन, नर नारी और बच्चे, व्हिच का प्रयोग फॉर नॉन लिविंग, दैट फॉर बोथ, ये मैं बता चुका हूं। चलिए 52वां सवाल देखें। 52 कह रहा है द एक्टर who plays a detective in the film Alist। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको जरा गौर से देखिएगा, द एक्टर, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है who plays है। अब ये मेरा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, है ना, ठीक।
आगे कह रहा है वो जो लगा दिया, उसके बाद लिखा हुआ है कॉमा देख के एलिज्ड। ठीक, ये ठीक लग रहा है। क्यों ठीक लग रहा है, इसको जरा गौर से देखिएगा, ये क्यों ठीक लग रहा है। एक्टर को हमने सब्जेक्ट लिखा, इससे कहा हु और उसके लिए लिखा प्लेस। दैट मीन्स कि हमने इसे सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। अब क्या कह रहा है कि द एक्टर हु प्लेज अ डिटेक्टिव इन द फिल्म alleged to have pushed the director। अब यहां पर अगर हम इसको लगा दें द एक्टर, तो ये कथित रूप से किसी और के लिए बोल रहा है ना, जबकि एक्टर के बारे में कहा जा रहा है। किसी ने कहा, किसी ने कुछ कहा, कथित रूप से कहा गया, alleged, है ना। यहां पर इज होना चाहिए। अगर हम इसके बगल में हेल्पिंग वो बी का प्रयोग कर देंगे, मतलब बी के किसी भी मेंबर का, तब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी को कथित रूप से कहा गया कि इज alleged to have pushed the director when he asked him to get into his costume as it was getting late, है ना। कि मतलब ऐसा कहा गया कि उस एक्टर ने जो कि फिल्म में डिटेक्टिव का रोल किया, धक्का दिया। तो एक्टर ने कहा नहीं है, एक्टर पर आरोप लगा है, किसी ने लगाया है। तो दूसरे सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। तो ये पैसिव की तरह इस्तेमाल हो गया ना यहां पर। तो पैसिव की तरह जब इस्तेमाल हो गया, तब हम यहां लगाएंगे इज एलिज्ड, और वही एलिज्ड से पीछे छूटा हुआ है। तब जाकर के मीनिंग सही होगा कि डायरेक्टर ने जब कहा कि लेट हो रहा है, कॉस्ट्यूम पहन लीजिए, तो उसने उसे धक्का दिया। क्या कह रहा है कि alleged to have pushed the director when he asked him to get into his costume as it was getting late। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि एक ही सेंटेंस में जो पहला लाइन है वहां पर एक्टर आपका सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, उसका परिचय दिया कि वो एक्टर जो कि डिटेक्टिव का रोल किया है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है इज एलिज्ड, है ना। कथित रूप से ये सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई उसने डायरेक्टर को धक्का दिया, जबकि उसने कहा ड्रेस पहनने के लिए, कॉस्ट्यूम में जो है वो पहनने के लिए, तो उसने उसे धक्का दिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहां पर ये जो एक्टर है वो ऑब्जेक्ट है आपका, और इसीलिए एक ही से काम चला लिया तो इज एलिज्ड लगाएंगे, और इस लिहाजन इसमें गड़बड़ी हो गई, और इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका बी। हम क्या करेंगे, एलिज्ड से पहले इज जोड़ेंगे। इज क्यों, क्योंकि एक्टर सिंगुलर है। क्लियर है, एक्टर यहां ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, एलिज्ड से पहले, बट पहले वाले में वो सब्जेक्ट है। तो यही पढ़ने पर, जब पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन 53वां क्या कह रहा है कि मनीष वॉज एडवाइज्ड एन ऑपरेशन more than 30 years back, but due to his financial condition he could not undergoes। और आपको पता है ना, मॉडल प्लस ओरिजिनल फॉर्म, तो अंडरगोज नहीं, अंडरगो, है ना। कैन गो, कुड गो, है ना। कैन प्ले, कुड प्ले, मे प्ले, माइट प्ले यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडरगोज हटा देंगे और उसको करेंगे अंडरगो, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेट बड़ा ही आसान रहा होगा आपके लिए। कुछ एक नई जानकारी यहां पर मिली, जैसे विद अ व्यू टू मिला, गो थ्रू मिला, और एज वेल एज का जो ऑप्शन है, जो जानकारी है वो मैंने यहां पर रिपीट कर दी कि एज वेल एज से अगर जुड़े हुए दो सब्जेक्ट होते हैं, दो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो पहले वाले को ही हम ऑपरेशनल मानते हैं, उसी के हिसाब से वो वगैरह सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे अंक प्राप्त किए हुए होंगे। आपने यहां पर अधिकांश क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे। वैसे बच्चे जिनका आंसर अभी भी बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो उनके लिए एक ये समय है चिंतन करने का, आत्मचिंतन, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या गड़बड़ी हुई है। अगर ऐसा कुछ है जो मुझसे हल हो सकता है तो लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। बहरहाल जो डिस्कशन मैंने आपके सामने रखे उसमें कोई भी मतभेद हो वो भी मुझे लिखिए, और कितने अंक आपके आए वो भी मुझे लिख करके बताइए जरूर, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा मुझे पता चलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए, ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है तो मुझे मेल करना भूलिएगा नहीं, ताकि हम आपको अगला सेट प्रोवाइड कर सके। समय यहां से विदा लेने का, अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।